फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि गोल्ड के मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी थी। जैक्सन होल में फेड चेयरमैन के बयान से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा था। फेड चेयरमैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी में एडजस्टमेंट करने का, यानी उन्होंने साफ संकेत दिया है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। लेकिन बाजार में अब कंफ्यूजन क्या है? बाजार में कंफ्यूजन ये है कि क्वांटम कितना होगा, यानी ब्याज दरों में कटौती कितनी होगी और जो पेस होगा कटौती का वो क्या होगा। बाजार हालांकि इस बात को मानकर चल रहा है कि इस साल 1% तक दरों में कटौती हो सकती है, लेकिन इससे असर क्या होगा बुलियन मार्केट पर, एनर्जी मार्केट पर, मेटल्स पर क्या असर होगा, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ विपुल मजूमदार हैं bmazumdar.com के, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज जी बताइए, क्या लग रहा है गोल्ड में तेजी अब बढ़ेगी क्या? यहां से अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए क्या फेड चेयरमैन के बयान के बाद? विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैक्सन होल सिंपोजियम में ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो सकते हैं, जैसा कि जोरेन पवेल का स्टेटमेंट था। और अगर आप देखेंगे उसका रिफ्लेक्शन जो है डॉलर इंडेक्स पे आता हुआ दिखाई दिया। और अब डॉलर इंडेक्स जो है वो एक साल के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आई है वो इंडिकेट कर रही है कि आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो सकते हैं। हालांकि 50 बेसिस पॉइंट का और 1 पॉइंट का लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है कट हो सकता है। हमें लगता है कि उसका जो इंडिकेशन है वो हम देख रहे हैं डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर पे। सभी एसेट क्लास में दिख रहा है। हमने देखा कि गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी हमने फ्राइडे को आती हुई देखी और आज मॉर्निंग में भी देखें तो $2500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमने देखा था कि फ्राइडे को $2480 तक लेवल चले गए थे, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि जो जैक्सन होल सिंपोजियम का स्टेटमेंट है, वहां से जो क्लूज निकले हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर पे। और जो डॉलर इंडेक्स है वो अगेन एक साल के निचले स्तर पर है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जो भी फंडामेंटल फैक्टर अभी दिख रहे हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट्स है, वो यही दिख रहे हैं कि आगे चलकर गोल्ड में तेजी हो सकती है। हमारा मानना है कि गोल्ड का भाव आपको जल्दी ही $2530 $2540 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर हम इंट्राडे स्ट्रेटेजी की बात करें या एक वीकली पर्सपेक्टिव से बात करें तो लग रहा है कि 72,550 के टारगेट तक गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। 70,325 पे स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर सिल्वर में देखें तो सिल्वर में भी हमने देखा है कि $29 को मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। काफी टाइम से एक अच्छे का सस्टेन वहां पे होते हुए दिख रहा है, वहां से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो चांदी में हमें लग रहा है कि जल्दी ही 87,500 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां भी खरीदारी की सलाह रहेगी। दोनों ही ट्रेड जो है पोजिशनल बेसिस पे रहेंगे। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते कोई ज्यादा बड़े डेटा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी आपको एक ट्रेंड पॉजिटिव साइड में गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलता रहेगा। ओके, तो पॉजिटिव साइड में रहेंगे और ये इस हफ्ते की कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस के लेवल भी आपके स्क्रीन पर है, 70,325 का, 325 का गोल्ड के लिए और चांदी का है 82,700 का। चांदी का इस हफ्ते के लिए टारगेट अनुज जी की तरफ से 87,500 और गोल्ड का है 72,550 का। ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पे इनको दिख रहा है। खरीदारी के साथ बने रहे। दिव्या, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपको और सारे व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी। मैं गोल्ड की बात करूँ तो लास्ट वीक हमें एक वोलेटाइल मूव देखने मिला, क्योंकि जैसे कि जैक्सन होल सिम्पोजियम के मीटिंग था और साथ ही एफओएमसी की मीटिंग भी थी। पर ओवरऑल जो नतीजा निकल के आया कि नेक्स्ट मंथ है जो रेट का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई हो गया है, तो उसके वजह से हमें फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी रैली देखने मिली। और डॉलर इंडेक्स की जैसी मैं बात करूँ तो लास्ट वीक ऑलमोस्ट सबसे खराब हफ्ता रहा उसका सिंस नवंबर 2023। ऑलमोस्ट 1.6% डाउन था। तो एक फंडामेंटली अगर देखें तो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और साथ ही जैसे कि हमने देखा कि ये वीकेंड में हिज़बुल्लाह ने अटैक किया इज़राइल पे, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी लगे हुए हैं। तो दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है प्राइसेस के लिए एज़ ऑफ नाउ पॉजिटिव है। तो ये वीक के लिए मतलब कोई भी करेक्शन आता है गोल्ड के अंदर तो हम बाय डिप्स करके चले। इंट्राडे में 71,500 का लेवल, अगर ये लेवल आता है तो हम बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 71,300 का रखें और टारगेट ऊपर में 71,800 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी हमें लास्ट वीक अच्छी एक रिकवरी देखने मिली। ऑलमोस्ट लास्ट 2 हफ्ते से बात करूँ तो पॉजिटिव क्लोज देखने मिला चांदी के अंदर। प्राइस ऑलमोस्ट 3% ऊपर थे स्पॉट के अंदर। अगर मैं जैसे कि रेट कट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है 3 मीटिंग में। अगर ये चीज़ होती है तो चांदी में भी हमें और रिकवरी देखने मिल सकती है।
इंट्राडे के लिए 84,400 का अच्छा लेवल है, तो वहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 83,900 का रखें और टारगेट ऊपर में 85,000 का मेंटेन करके चलें। ओके, तो आपकी भी कॉल यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की ही है। दिव्या को भी लग रहा है कि 71,800 के टारगेट के लिए खरीदे और चांदी 85,000 के टारगेट के लिए खरीदे। 84,400 का लेवल जब दिखे वहां पर आप बाइंग करें। आज के लिए कॉल है इंट्राडे के लिए। आप बताइए बिटूपन, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड सिल्वर पर? देखिए जो बाकी सभी ने बताया था कि गोल्ड में अभी फिलहाल जो सिनेरियो है बुलिश है। लास्ट में भी हम लोगों ने बात किया था कि थोड़ा-सा अप ट्रेंड है, लेकिन मैं जो मान के रख रहा हूँ जो चार्ट में वो थोड़ा वीकर अप ट्रेंड, थोड़ा जो चैनल है थोड़ा एक अपर स्लोपिंग चैनल ही है, लेकिन वीकर अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे तेजी होगा, लेकिन बहुत शार्पर रैली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प, मतलब जो पिछला हम लोग को दिखा था उस तरह का नहीं होगा, लेकिन अपसाइड रहेगा। पहला जो चीज़ है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो रेट कट का, वो हम लोग ये तो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, 25 बेसिस पॉइंट के बाद शायद ये ज़्यादा होगा। और ये देखिए एक्सपेक्टेशन पहले भी था। ऐसा नहीं कि अभी है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो पहले एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गया था कि रेट कट इसी साल में ज़्यादा होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा आया था यूएस का, वीकनेस इन मैन्युफैक्चरिंग, वीकनेस इन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, सीपीआई थोड़ा घट के आया 3% बिलो, तो ये सब सिनेरियो थोड़ा हेल्प कर रहा है और डाटा प्रिंट हेल्प कर रहा है कि शायद यहाँ से जो रेट कट है वो शायद 25 बेसिस पॉइंट नहीं ज़्यादा होगा, या 50 बेसिस पॉइंट, या प्रोबब्ली गोइंग फॉर 75 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है इसके हिसाब से बाजार ऑलरेडी तेजी में है। मार्केट पहले ही ये चीज़ सोच के डिस्काउंट करके ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को सिर्फ मालूम है, सभी लोगों को ये फैक्टर अभी भी मालूम है कि यहाँ पे शायद रेट कट थोड़ा हायर हो सकता है। हाँ, ये सिनेरियो क्या है कि पूरा सिनेरियो गोल्ड का भी बुलिश ही है। ऐसा नहीं कि कोई बेयरिश है, बुलिश ही है। शायद यहाँ पे थोड़ा टॉप लेवल में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट टेकिंग आता है। तो यहाँ पे कोई भी डिश में मेरे हिसाब से गोल्ड को बाय करना है। अभी 71,700 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से एक 100-150 रुपए नीचे अगर आता है गोल्ड में, तो तेजी का बनेगा। 72,300 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर में वीकनेस था, पहले से ही एक शार्प सेलिंग को में फँस गया था सिल्वर, तो ये कहीं न कहीं वहाँ से रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहा है। और जो जो रेट कट का ट्रिगर है, ये शायद इंडस्ट्रियल कमोडिटी या सिल्वर में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि जो सिनेरियो है यूएस में, यूरोप में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या जो आप पीएमआई डेटा देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखते हो, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग डेटा रीडिंग बिलो 50, जो मतलब दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन है। और ये रेट हाइक वाला और ये हायर रिस्क वन ऑफ द रीजन बोल सकते हैं कि जिस तरह के कारण इमीडिएटली मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट पड़ रहा है, सर्विसेज पे नहीं ज़्यादा नहीं था। तो ये अगर जब ये रेट कट ज़्यादा होता है तो इमीडिएटली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्रियल कमोडिटी या इधर सिल्वर में पड़ेगा। तो यहाँ पे सिनेरियो सिल्वर में ज़्यादा तेजी का और बन रहा है गोइंग फॉरवर्ड। हालाँकि मैंने आज का इंट्राडे कोई रिकमेंड नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है सिल्वर शायद यहाँ से जाके 87,000, 88,000 या गोइंग फॉरवर्ड 90,000 तक भी पहुँच सकता है। तो यहाँ पे सिल्वर में भी सेम स्ट्रेटजी रहेगा, बाय ऑन डिप्स। शायद सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। तो चांदी पर आप ज़्यादा बुलिश है, लग रहा है कि चांदी में तेज़ी यहाँ से ज़्यादा रहेगी। लेकिन चलिए, एक और खबर है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, जहाँ पर एग्जिट विंडो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। हालांकि ये नियमों के हिसाब से ही है, हर 6 महीने में एक बार, जब 5 साल की अवधि पूरा होने के बाद ही एग्जिट विंडो आरबीआई की तरफ से दिया जाता है। और इशू के 5 साल के बाद सभी इशू से एग्जिट का मौका यहाँ पर मिलता है। हालांकि जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जहाँ पर आपको टैक्स फ्री आप यहाँ पर रिटर्न ले जा सकते हैं, तो 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। लेकिन 5 साल के बाद वो एग्जिट विंडो भी आरबीआई की तरफ से दिया जाता है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान ये एग्जिट का मौका आपके लिए होगा। और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के 30 सीरीज के लिए ये एग्जिट विंडो खोला गया है। मई 2017 से मार्च 2020 के बीच जो भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे, उनके प्री मैच्योर रिडम्पशन का ये आरबीआई की तरफ से ऐलान कर दिया है। और आरबीआई निवेशकों से ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड कब खरीदेगा, तो 5 साल पूरा करने के बाद ही ये खरीदती है आरबीआई। और साथ ही ऐसे निवेशक जो 8 साल की मैच्योरिटी से पहले निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका दिया गया है। और 5 साल पूरा होने के बाद हर 6 महीने में इस तरह के एग्जिट विंडो आरबीआई की तरफ से दिए जाते हैं। आरबीआई, अब सवाल उठता है कि आरबीआई क्यों एसजीबी बाई कर रहा है, तो इस पर सवाल ये है कि बॉन्ड जारी करते समय जो नियम शर्त है उसके अनुरूप ही ये खरीदारी की जाती है, तो ये कुछ अलग नियम नहीं है। अब सवाल है कि निवेशकों के लिए आरबीआई को एसजीबी बेचना क्या अनिवार्य है? क्या उन्हें, अगर आपके पास गोल्ड बॉन्ड है तो क्या आपको बेचना चाहिए? तो इस
का जवाब ये है कि बॉन्ड सरेंडर की आपके पास बाध्यता नहीं है, आपके पास बेचना मजबूरी नहीं है, आपकी इच्छा पे स्वेच्छा से आप चाहें तो आप यहाँ से निकल सकते हैं या फिर 8 साल की मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं। एसजीएफ निवेशकों को लेकिन करना क्या चाहिए, तो इस पर मैंने सवाल जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा कि सोने में आगे भी तेजी की उम्मीद है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तो आप चाहें तो 8 साल तक होल्ड करें, आपको और भी बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और इससे अच्छा होगा कि रिस्की एसेट्स जो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास है वहाँ पर लगाने से अच्छा आप एसजीबी यानी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में बने रहें। आखिरी 2 सवाल ये है कि एसजीबी में निवेशकों का पैसा कितना बना है अब तक 4 बॉन्ड ने 8 साल की अवधि को पूरा किया है और 2015 में पहली बार ये बॉन्ड आया था और निवेशकों को औसतन करीब 11% का सालाना रिटर्न मिला है और मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर यह रिटर्न टैक्स फ्री भी रहता है और इसके ऊपर से आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी दिया जाता है, जो गोल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दुनिया में नहीं मिलता है। अब तक एसजीबी के कितने इशू आए हैं, तो पहला इशू नवंबर 2015 में आया था और अब तक 67 इशूज आ चुके हैं और पिछला इशू फरवरी 2024 में आया था। उसके बाद से अब तक कोई भी गोल्ड बॉन्ड का नया इशू नहीं आया था। तो ये गोल्ड बॉन्ड के इशूज से रिलेटेड जो एग्जिट विंडो मिला है उसकी पाठशाला थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं क्रूड की, कच्चे तेल को लेकर अब क्या करना चाहिए। जिस तरह से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी कच्चे तेल की? अनुज जी आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए कच्चे तेल की चाल आगे किस तरह की आपको दिख रही है? ये जो तेजी आई है क्रूड की, ये बनी रहेगी आगे? विष्णु जी देखिए, एक तो ओवरसोल्ड हुआ था लास्ट वीक, वहां से एक रिकवरी देखने को मिली ऑलमोस्ट 6000 के आसपास तक, और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुआ है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला और हम देख रहे हैं कि अब ब्रेंट 78 है, WTI 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी हमने करीबन 6300 के ऊपर के लेवल अब आते हुए देखे हैं। तो मोमेंटम एक थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव हुआ है और अगेन डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर क्रूड पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि जो बाउंस बैक है ये आगे कंटिन्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस बैक रहेगा और लग रहा है कि WTI 77-78 डॉलर तक और ब्रेंट 80 to 81 डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट ऊपर 6425 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस 6220 पे लगा सकते हैं। करीबन 6300 के आसपास तक मिलता है, 20-25 रुपए की गिरावट आती है तो खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। वही अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 6500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 106 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि वहां भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 130-140 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, 80 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू भी कॉल में बाय ले सकते हैं और फ्यूचर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। क्या है आपकी कॉल, क्या है कच्चे तेल पर? दिव्या गगलानी आपसे मेरा सवाल था, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए आज? कच्चे तेल में बात करूं, न्यूज फ्लो जो आया था लास्ट वीक वो ओवरऑल कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव था। एक तो जो इन्वेंट्री डेटा आया था वो बुलिश था और साथ ही साथ जो एस्केलेशन जो बढ़े मिडल ईस्ट में, तो ओवरऑल इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि जो प्राइसेस में अभी तेजी दिखने मिल सकती है। एक बार्गेन बाइंग हमें देखने मिला लोअर लेवल पे, क्योंकि सपोर्ट जो था 6000 के आसपास का, वहां पे हमें वापस से रिटेस्ट देखने मिला। तो अगर एस्केलेशन और बढ़ते हैं मिडल ईस्ट के, तो प्राइसेस जो है ब्रेंट WTI के वो $80 पे भी जाके आगे देख सकते हैं हमें 1 या 2 हफ्ते में। इंट्राडे में अगर 6300 का अच्छा कॉल जो ऑप्शन है 150 का, वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 120 का रखे और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करके चले। तो 6300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, और अनुज जी भी को भी लग रहा है कि यहाँ से तेजी थोड़ी बढ़ सकती है, 6425 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह। आप बताइए बिटपन, आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चे तेल में जो एक ओवरऑल ट्रेंड है वो बड़ा साइडवेज रेंज में रहता है, 6750 और नीचे अभी इस बार थोड़ा एक्सटेंड होकर 6000 के आसपास बना था। सप्लाई काफी है क्रूड ऑयल का, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन हाँ जो अभी जो इम्पैक्ट अभी न्यूज भी आया जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस जो पावल का स्टेटमेंट भी आया था जो रेट कट का, तो ये शायद पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन बहुत शार्पर रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी है कि 2-3 दिन का कॉन्टिन्यूस अपसाइड है। अभी थोड़ा सा मार्केट लग रहा है कि 6330 के आसपास अभी बाजार बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर डिफेंसिवली या थोड़ा सा देखिए, क्रूड ऑयल में थोड़ा वोलेटिलिटी कभी-कभी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफेंसिवली अगर यहाँ पे कहीं को ट्रेड करना है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 6240-50 के आसपास। तो अगर पार्टिसिपेट करना है तो मेरे हिसाब से वहां अगर बाजार मिलता है, या चलिए 6240 भी नहीं, 6260 भी मिलता है, तो ये डेफिनेटली गुड आइडियल लेवल।
तो वहां पे मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 6400 M6 में या 6450 एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकता है, या थोड़ा एक्सटेंड भी करके 6500 भी बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिवली लेना चाहिए। डिप्स आने दीजिए, थोड़ा वहां पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल भी ले सकते हैं थोड़ा, अगर मार्केट डिक्लाइन करता है। में खरीदने की बेस मेटल्स की, जहां पर एल्युमिनियम और जिंक में अच्छी तेजी दिख रही है। 234.40 रुपए पे एल्युमिनियम और जिंक है 271 के ऊपर। कॉपर लेड में भी अब तेजी थोड़ी बढ़ी है, 190 के बेहद करीब अब लेड आ चुका है और कॉपर 814.50 रुपए पर है। बिटूवन बताइए, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? मेटल में देखिए जिंक भी पसंद है, अभी थोड़ा कॉपर भी सही लग रहा है। जिंक में देखिए हम लोग कॉन्टिन्यूअसली सभी इंडस्ट्री के सभी लोगों ने अभी तक बाय ही बोल के रखा है। अभी मुझे लग रहा है कि जिंक का थोड़ा टारगेट के आसपास, मेरा जो रिकमेंडेशन था उसके आसपास ही पहुंच गया है। तो टारगेट थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा 275। और किसी ने अगर एंट्री नहीं लिया है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क मिलता है, 270 के आसपास मेरे हिसाब से लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को थोड़ा चेंज करूंगा यहाँ पे 267 के नीचे, और इमीडिएट टारगेट 274 टू 275। और कॉपर में अभी चार्ट में मुझे दिखा है कि यहाँ पे एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है, लेकिन ट्रिगर थोड़ा, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है। रिमेनिंग जिंक एंड एल्यूमिनियम को कंपेयर करते हैं तो कॉपर में थोड़ा परफॉर्मेंस कम है। कॉपर में लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्मूथ या धीरे-धीरे अपसाइड आएगा, लेकिन शायद ये प्राइसेस 825 टू 830 जा सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कमोडिटी जो मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से लॉजिक से सिल्वर भी परफॉर्म करेगा, सेम लॉजिक आई एम अप्लाइंग फंडामेंटल फ्रंट एज वेल। तो यहाँ पे बेस मेटल में थोड़ा बहुत अपसाइड रहना चाहिए। ओके, तो आपका भी मेटल्स को लेकर ये है। अनुज जी और दिव्या गगलानी जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक राइस की खबर ले लेते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव की मांग की गई है और ये मांग की गई AIREA के पूर्व प्रेसिडेंट विजय सेतिया जी की तरफ से। उनका कहना है कि जो सरकार MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो राइस पर लगा के रखी है, इससे अच्छा है कि इस पर एक्सपोर्ट टैक्स लगा दे $100 प्रति टन का। विजय सेतिया जी, इसके पीछे क्या मंशा क्या होनी चाहिए, इससे क्या फायदा होगा, ये आप खुद से बता दें। देखिए, ऐसा है कि सरकार को किसी भी पॉलिसी को करेक्ट करने के लिए समय समय विचार तो करना चाहिए, ठीक है। और इस समय जो हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत से ऐसे चावल हैं जो अच्छी वैरायटीज हैं, जो उसके किसानों को भी वही फायदा मिलना चाहिए जो बासमती के किसानों को पिछले 30 साल से मिल रहा है। ओके। अब वो बासमती पहले होती थी एक ट्रेडिशनल बासमती, जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम थी। अब जितनी हाइब्रिड बासमती की वैरायटी है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके हिसाब से कंपटीशन पाकिस्तान से भी आ रहा है। ओके। तो जब आपका कंपटीटर आप वाले बीज चोरी करके अपने यहाँ ग्रो करके आपके सामने $700 में बेच रहा है, तो सरकार 950 को कैसे कम करे? तो 950 में सरकार जब डाटा देखती है, उनको ये दिखाई देता है कि एक्सपोर्ट तो अभी भी $1000 के आसपास में हो रहा है। वो एक एवरेज है, वो इस चीज को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही कि 1509 और पूसा बासमती दोनों वैरायटियां, उनका चावल आज की डेट में $700 में ही बिकेगा, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। सरकार ने 950 को अभी तक चेंज नहीं किया। सरकार के मन में मंशा यही होएगी कि एक्सपोर्ट ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए इन्होंने रॉ राइस को और दूसरे तरीके से बैन किया हुआ है कि सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस करेगी, जो NCGL बना रखी है। ओके। लेकिन वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। व्यापार को आपको टोटल व्यापार खुला करना चाहिए। और ये जो कंट्रोल है, अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स लगाते हो, उससे अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट जरूरत से ज्यादा ऊपर जा रहा है, आप एक्सपोर्ट टैक्स को बढ़ा सकते हो। एक्सपोर्ट कम होता नजर आ रहा है, आप अपने एक्सपोर्ट टैक्स को कम कर सकते हो। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि इस पैसे से गवर्नमेंट जुडिशियस यूज कर सकती है, फूड सेक्टर की, फूड प्रोसेसिंग की, डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स के ऊपर इसको खर्च किया जा सकता है। लॉजिस्टिक की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके अंदर आप अपने एक्सपोर्टर को कोई रिलीफ दे सकते हो। मतलब गवर्नमेंट की दोनों तरफ से फायदा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो आपको फायदा हो रहा है कि यहाँ पे कारोबारियों पर भी एक्स्ट्रा बोझ, जो एक्सपोर्टर्स है उन पर भी बोझ नहीं पड़ रहा है, और आप लोग बेहतर एक्सपोर्ट करते हैं
तो किसानों को भी बेहतर भाव मिलेंगे और आपका एक्सपोर्ट टैक्स के जरिए आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्टर जो खरीदार होंगे, विदेशी खरीदार, उनको यहाँ पर ये टैक्स देना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी, आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट टैक्स भी आप बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया विजय जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए एक और खबर है, राजस्थान में मंडी टैक्स को लेकर कारोबारी और किसान परेशान हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, सीईओ हैं सिर्फ फालूदी ट्रेडर्स को। लेकिन आप यहाँ पर महावीर जी रिप्रेजेंट कर राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस को, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? राजस्थान में मंडी टैक्स बाकी राज्यों के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों है सर? तो वही समझ में नहीं आता है, क्योंकि राजस्थान में मंडी टैक्स के साथ साथ कृषक कल्याण शुल्क जो कि कोरोना के समय लगाया था, वो दोनों ही अभी तक वसूला जा रहा है, और जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात से काफी अधिक है। ओके, मतलब अगर गुजरात में सब कुछ मिला के 1.1% है और मध्य प्रदेश में 1% है, वो राजस्थान में 4.35% यानी 4.35% है। अब इस कारण से पूरा राजस्थान का जो माल है, क्योंकि किसान को एमपी और गुजरात में पैसा ज्यादा मिल रहा है। हाँ, धनिया की बात यहाँ कर रहे हैं स्पेशली। हाँ, तो पूरा धनिया यहाँ से डाइवर्ट होके और एमपी में बिकने जाता है। हाँ, और वहाँ की सरकार को राजस्व का फायदा हो रहा है, जीएसटी का फायदा हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों को फायदा हो रहा है, जबकि राजस्थान इस मामले में धनिया के व्यापार में पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सर राजस्थान क्योंकि की इतनी सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है? पहुंचा दी है सर, कितनी बार पहुंचाई है, लेकिन क्या पता क्यों नहीं सुन रहे, जबकि राजस्थान का धनिया बहुत ही गुणवत्ता में और निर्यात में भी नंबर 1 पे, मतलब उसको बाइंग करते हैं और सब जगह सराहा जाता है इसकी क्वालिटी को। लेकिन सरकार को, जबकि पूरा जीएसटी का नुकसान सरकार का है इसमें, क्योंकि जितना ही माल बाहर जाएगा उसका जीएसटी उसी राज्य को मिलेगा जहां वो बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। हम ये सरकार से अपेक्षा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से, कि इसको कम करे। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अजीब बात है कि राजस्थान में जीरा और धनिया 2 मसाले हैं। जीरे में टोटल 1% लगता है सब कुछ, और धनिया में 4.35% है। ओके, बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया महावीर जी, ये एक अहम मुद्दा आपने उठाया कि मंडी टैक्स का, और खास करके ये जो मंडी टैक्स है जो 4.35% का, ये धनिया और मेथी को लेकर है, जहां पर इतने टैक्स से परेशान है और कारोबारी दूसरे राज्यों में जाके, किसान दूसरे राज्यों में माल जाकर बेच रहे हैं। इससे राजस्थान के में जीएसटी का तो नुकसान हो ही रहा है और वहाँ के किसानों को भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। चलिए अनुज जी, छोटा जवाब दीजिए 10 सेकंड में। मेटल्स पर आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, आपको क्या पसंद आ रहा है मेटल्स में आज? देखिए, मेटल्स में कॉपर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि कॉपर में जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगस्त एक्सपायर हो गया है, तो उसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि 820-825 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 814 का टारगेट अचीव हो चुका है, तो 820 और 825 तक के टारगेट हमें लगता है कि कॉपर में इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। ओके दिव्या, आप भी 10 सेकंड में बता दीजिए मेटल पर आपकी टॉपिक। कॉपर में रहेगा, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कॉपर इंट्राडे के लिए 807 के करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 803 का रखे और टारगेट ऊपर में 812 का मेंटेन करके चले। ओके, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे ट्रेडर्स और निवेशकों को गाइड किया। चलिए, तो मुनाफे की मंडी को यही समेटते हैं, लेकिन